जिन्होंने मुकम्मल का भी पढ़ाई की है, मुकम्मल फीस देकर 6 महीने पढ़ाई की हो। अब इतना सहूलत दे दी है मैंने, तो आप ही लोग काम कर लीजिए, ठीक है। आवाज़ जा रही है मेरी? कमेंट कर लीजिए एक मरतबा ताकि मुझे पता चल जाए। ठीक है, बहुत बेहतर, ठीक है, ओके। हम लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हस्बे वादा वक्त हो गया है, एक रिवाज बनता चला जा रहा है इंतज़ार करने का, तो मेरे ख़्याल से उस रस्म को तोड़ना होगा और सही चीज़ को आगे लाना होगा। अभी आपकी क्लास ज्वाइन सर सराउंडिंग, अभी क्लास ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने कल यहाँ तक मुकम्मल किया था, संस्कृत के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी कि संस्कृत ज़ुबान हिंदुस्तान के सबसे पुरानी और कदीम ज़ुबान है, ठीक है। आ जाइए आगे। क्लासिकी संस्कृत, पहले भी कोई भी ज़ुबान पहले आम शक्ल में वजूद पाती है, बाद में जाके वो क्लासिकी हो जाती है या अदबी ज़ुबान हो जाती है। किसी भी ज़ुबान का तरीक़ेकार ये है, चाहे दुनिया का कोई भी काम, मिसाल के तौर पर जो कपड़ा आप पहन रहे हैं आपको पसंद आ रहा है, उसकी पहली तख्लीक को देखिए कि सबसे पहले जो कपड़ा तैयार किया गया है या जो डिज़ाइन किया गया है, पहली मर्तबा में वह मुकम्मल नहीं हुआ होगा। एक मर्तबा एक सांचा ढांचा जाता है, फिर उसको देखकर आगे तैयार किया जाता है। तो वही मामला इस ज़ुबान का भी है। आगे आ जाइए। यहाँ से हम लोगों को आज पढ़ना है संस्कृत की इलाकाई बोलियाँ। जो संस्कृत ज़ुबान है वो इलाके के हिसाब से कहाँ कहाँ फैले और कैसे हुए, ठीक है। कह रहे कि संस्कृत के इलाकाई बोलियाँ आर्या लोग दाखिले हिंद के बाद जैसे जैसे शुमाल मगरिब से मशरिक़ की जानिब बढ़ते गए। किसी ने सवाल भी किया था दोपहर में, तो अगर वो क्लास में हो तो अच्छे से सुनिए, आखिर में फिर सवाल कर लीजिएगा समझ में नहीं आए तो। जैसे जैसे मगरिब से मशरिक़ की जानिब बढ़ते गए, संस्कृत ज़ुबान की मरकज़ियत ख़त्म होती गई। क्यों? आर्या किस जानिब दाखिल हुए थे? हिंदुस्तान के मगरिब में दाखिल हुए थे ना, पंजाब में। तो जाहिर सी बात है, अपने मरकज़ से कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है या हटती है तो उसका वह असर व रसूख ख़त्म हो जाता है। एक इंसान को लीजिए, जब इंसान अपने शबाब को पहुंचता है तो उसकी बात सब कोई मानता है, उसके जिस्म के सांचे, उसके ढाल, उसके बाल, उसके तौर तरीके सब कोई देखता है कि कितना अच्छा नौजवान है। यहाँ तक कि हुकूमत भी उसी को रखती है जो काबिल कद्र होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, क़ुव्वत होती है। जब आखिर वक्त होता है उनको रिटायर कर देती है। तो जब ये अपने मरकज़ पर थी संस्कृत ज़ुबान, खूब फली फूली, मरकज़ से आगे बढ़ी, तो कह रहे हैं कि संस्कृत ज़ुबान की मरकज़ियत ख़त्म हो गई, यानी उसका जो असर और रसूख था वो ख़त्म हो गया, कम हो गया, और उसका एक मेयार पर कायम रहना मुश्किल हो गया। जाहिर सी बात है, बदल गई ना, आगे बढ़ गई। नीज़ मकामी बोलियों के साथ बाहम मेल जोल की वजह से उनकी 3 इलाकाई शक्लें कायम हो गई। अब ये संस्कृत की ही किस्में हैं, उदेचिया, प्राचिया और मद्देश। कभी भी सवाल आ सकता है कि संस्कृत से कितनी ज़ुबानें निकली या कितनी बोलियां निकली। कितनी बोलियां निकली? कमेंट कीजिए आप लोग, कितनी बोलियां निकली कमेंट कीजिए, और नाम भी कमेंट कीजिए। ये कमेंट कीजिए ही, नाम भी कमेंट कीजिए, नाम भी कमेंट कीजिए। 3 बहुत अच्छा, सब लोगों को याद हो गया। 3 संस्कृत से कितनी बोलियां निकली? 3। कौन कौन ये बताइए, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, ये बताना ही बहुत ज़रूरी है। बताइए कौन कौन ज़ुबान, कौन कौन बोली? उदेचिया, प्राचिया, मद्देश,
ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको गाइड में नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गाइड में नहीं मिलेंगी, तो यहाँ से इसको मुकम्मल कर लीजिए। चलिए, और फिर इसके आगे किस में बनेंगी, इसलिए यहाँ याद करा दे रहा हूँ ताकि आगे दिक्कत ना हो। इन बोलियों का ताल्लुक अवामुन्नास से था। किससे था? आम लोगों से था, यानी अदबी बोली में शुमार इसका नहीं होता था। क्या कहा कि इन बोलियों का ताल्लुक अवामुन्नास से था, क्योंकि संस्कृत अपने असली रूप में अदबी और मुरस्सा बन चुकी थी। मुरस्सा कहते हैं जिसको बनाया जाए, मुरस्सा मुसज्जा, बर तकल्लुफ, तकल्लुफ के साथ, किसी भी ज़ुबान को तकल्लुफ के साथ जो बनाते हैं ना, उसको कहते हैं मुरस्सा मुसज्जा। आम ज़ुबान नहीं है, सादा। जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू में फसाने अजायब की जो ज़ुबान है उसको मुरस्सा मुसज्जा कहा गया है। उसके बरखिलाफ़ जो बागो बहार की ज़ुबान है वह सादा और सलीस है। ठीक है, ये जान लीजिए। अब इस तीनों को बताया इन्होंने, देखिए आप लोग। करम उदेचिया शुमाल मगरबी खित्ते में राइज थी और आर्यों की मेयारी ज़ुबान या मेयारी बोली तस्वुर की जाती थी। किस खित्ते में राइज थी? शुमाल मगरबी खित्ते में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक सवाल आता है बार बार कि कौन सा हरूफ किस में बदल जाता है। ये बड़ा गहरा सवाल है, खूब अच्छे सुनिएगा। इसमें रा और लाम की जगह सिर्फ रा की आवाज़ पाई जाती है। रा और लाम की जगह सिर्फ रा की आवाज़ पाई जाती है। किसमें? उदेचिया में। ये आपको याद कर लेना है या लिख लेना है, लिख सकते हैं तो अपने कापी में फ़ौरन नोट कर लीजिए। उदेचिया दरअसल उस इलाके की बोली थी जहां आजकल सिंधी और लहिंदा यानी मगरबी पंजाबी ज़ुबानें बोली जाती हैं। संस्कृत की 3 किस्में बताई गई। नंबर 1 उदेचिया। उदेचिया के बारे में आपने क्या पढ़ा? एक खुसूसियत इसकी बताई। सबसे पहले तो ये कहाँ राज थी? शुमाल मशरिकी खित्ते में। ये आपको याद कर लेना है, शुमाल मशरिकी खित्ते में। एक बात। दूसरी बात आपको जो याद कर लेनी है वो ये है कि इसमें यानी उदेचिया में रा और लाम की जगह कौन सा हर्फ है? कमेंट कीजिए। रा और लाम को किस में मिलाकर बोला जाता है, या रा और लाम की तर्जुमानी कौन सा हर्फ करता है? सिर्फ रा। ये याद कर लेना है। क्या होता है कि जब सवाल आते हैं तो वहाँ ना असल में चूँकि 150 सवाल होते हैं और अंदर से प्रेशर होता है कि पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा क्या होगा, इसीलिए हम ज़्यादा जहन पर जोर देंगे और बार बार चीज़ों को दोहराएंगे, वह चीज़ हमारे जहन में जाकर बैठ जाएगी और वो पुख्ता हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना पढ़ाकर आगे बढ़ जाता, ज़्यादा पढ़ा देता इतना टाइम में। ठीक है, चलिए। उदेचिया इस इलाके की बोली थी, उस इलाके की बोली थी जहाँ आजकल सिंधी और लहिंदा यानी मगरबी पंजाबी ज़ुबानें बोली जाती। चलिए, एक हो गया। दूसरा देखिए अब, प्राच्या। प्राच्या का चलन मशरिक में था। उदेचिया का चलन कहाँ था? मगरबी खित्ते में, और प्राच्या उसके बरखिलाफ मशरिक में। ये सब याद करने की चीज़ है। और ये मेयार से काफ़ी दूर जा पड़ी थी। इसमें मेयारी बोली उदेचिया की बाज़ आवाज़ों का तलफ़ुज़ बिगाड़ दिया जाता था। मसलन रा की आवाज़ को लाम की आवाज़ से बदल दिया जाता था। प्राच्या जिन इलाक़ों में बोली जाती थी उनमें मौजूदा अवध, मशरक़ी यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के इलाके शामिल हैं। ठीक है। बकौल मसूद हुसैन ख़ान, मगरबी हिंदुस्तान के आर्या उनको प्राच्या बोलने वालों को, उनको यानी किसको? प्राच्या बोलने वालों को हकारत की नज़र से देखते थे। ये सवाल आ चुका है और आएगा। मैसेज बार बार इस वक्त ज्वाइन करने का टाइम है ना। रुक जाइए 1 मिनट आप लोग, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। इसको दोहराइए आप लोग, इसको दोहराइए आप लोग, जब तक मैं थोड़ा लिंक भेज दूं। कैसे ज्वाइन करें इस वक्त?
मैंने तो खुद ही आसान रखा है, सबसे आसान रखा है ज्वाइन करने का। चलिए, तो प्राच्या की बात आ रही थी। तो प्राच्या का चलन कहाँ है? मशरिक में। कहाँ इसका चलन है? मशरिक में इसका चलन है। ठीक है। और किस बोली के बारे में कहा जाता है कि मगरबी हिंदुस्तान के आर्या उसको हकारत की नज़र से देखते थे। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ करके, ताकि आपको आसानी चीज़ें समझ में आ जाए। बताइए बताइए। और किसके कौल के मुताबिक? रागिब, आप पढ़िए, किताब आपके सामने है। ये सवाल अब हम आपसे बाद में कर लेंगे कि कौन सी किताब है या क्या है। ठीक है, आप अभी पढ़िए। ठीक है, चलिए। तो मसूद हुसैन खान के मुताबिक प्राच्या को हिंद आर्या जो लोग थे वह हकारत की नज़र से देखते थे। ये आपको याद कर लेना है अब। चलिए, और अगर ये कह दिया जाए कि संस्कृत की किस बोली को भूत प्रेत की नस्ल से ताबिर करते थे लोग, ये भी सवाल आ सकता है। तो प्राच्या को यहाँ देख लीजिए खूब अच्छे से, ये जो है ना असुरों, इसी का तर्जमा किया है भूत प्रेत। अगर ये सवाल आ जाए कि संस्कृत की वो कौन सी बोली है जिसको भूत प्रेत की बोली कही गई है? प्राच्या। दो याद हो गया, तीसरे पर आइए आप। तीसरी किस्म है मध्यदेश। उदेच्या और प्राच्या के दरमियानी इलाके की बोली मध्यदेश कहलाती है। यानी इन दोनों के बीच का जो ताल्लुक है, दोनों के बीच का जो रास्ता है, उसका नाम क्या है? मध्यदेश। आप पढ़ते होंगे आजकल सीटेट में, मध्य तरीक़ाकार, मध्यदेश, बीच। ठीक है, मध्यदेश कहलाती है। ये ना तो बहुत ज़्यादा मेयारी बोली थी और न बिल्कुल गैर मेयारी। इसमें रा और लाम दोनों आवाज़ें मौजूद थीं। मध्यदेश का ख़ास इलाका वह था जहाँ आजकल मगरबी हिंदी की बोलियाँ हैं। आप ये सुनते होंगे कि मगरबी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, कौन कौन सी हैं। उसकी भी दो किस्में हैं, इसको सुनिए। ठीक है, खड़ी बोली हरियाणवी, ये एक किस्म से है। इसको फिर मैं बताता हूँ। इसका एक गिरोह है। ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी, इसका एक गिरोह है। ये दोनों दो गिरोह में तकसीम हो गए। और जहाँ उर्दू और हिंदी का चलन आम है, लेकिन मोटे तौर पर अम्बाला से इलाहाबाद तक का इलाका जो मध्यदेश कहलाता है, मध्यदेश था। अब इसको मैं समझा दूं, आप समझ लीजिए। आपने ऊपर देखा कि संस्कृत की 3 बोलियां थी। संस्कृत की जब तकसीम हुई तो 3 बोलियों में कौन कौन? कमेंट कीजिए एक मरतबा, जल्दी याद हो जाए। मतलब दिखा दूं आपको फिर से। उदेच्या, प्राच्या और मध्यदेश, 2 आपने पढ़ लिया। तीसरा देखिए, अगर ये पूछ लिया जाए कि मध्यदेश का इलाका कौन सा है, कौन सा इलाका है जो आजकल मगरिबी हिंदी का इलाका है, जो आजकल मगरिबी हिंदी का इलाका है। अब यहाँ से एक सवाल बनता है कि मगरिबी हिंदी का जो तस्वुर दिया है वह किस माहिर लिसानियात ने दिया? चलिए बताइए। तो मगरिबी हिंदी का जो तस्वुर दिया गया है उर्दू में, या मगरिबी हिंदी की बोलियों को जो तस्वुर दिया गया है कि मगरिबी हिंदी की बोलियां हैं वो 5 हैं, उसकी भी 2 किस्में हैं, ये जो तस्वुर दिया है किस माहिर लिसानियात ने दिया है? ये सवाल आ चुका है, फिर आएगा। ग्रेरसन ने। सब लोग कमेंट कीजिए, ग्रेरसन ने। अब यहाँ मैंने आपको 2 हिस्सों में तकसीम करके दिखा दे गया। या इसके जो तलफ़ुज़ के तरीक़ेकार हैं वो 2 हैं, एक है आ, एक है ऊ। खड़ी बोली और हरियाणवी, इसको आ में रखते हैं, और ऊ का लहजा जो रखता है वह ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। यानी मध्यदेश का इलाका कौन सा है? अम्बाला से इलाहाबाद तक का इलाका। ये तीनों जो बोलियां थी वह संस्कृत से निकली है। किससे निकली है? संस्कृत से। और संस्कृत हिंदुस्तान के सबसे कदीम बोली है। मैं बार बार इस दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ऐसा ना हो कि क्लास ख़त्म हो आपके ज़हन में अरे क्या बताए थे भूल गया, फिर आपको सुस्ती आएगी, अरे कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। कल कभी नहीं आया है ना आएगा। ठीक है, तो अभी जो वक्त आप दे रहे हैं इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब आगे आ जाइए। पाणिनि का मैंने कल बताया कि पाणिनि की खुसूसियत क्या थी, किस ज़ुबान में इनकी खुसूसियत है। कमेंट कीजिए एक मरतबा। कल मैंने लिखवाया है आपसे, पाणिनि की खुसूसियत किस ज़ुबान में है, किस ज़ुबान के कवायद नवेस हैं। चलिए इशारा कर दिया।
उर्दू, हिंदी, फारसी, संस्कृत। संस्कृत के कवायद नवेश लिख लीजिए इसको। जिस तरह उर्दू में माहिर लिसानियात हैं, इसी तरह संस्कृत के माहिर लिसानियात माने जाते हैं पाणिनि। और इनकी किताब साथ में दी गई है अशिष्ट अध्यायी। ये बार बार पूछी जाती है, यहाँ तक कि पेपर 1 में भी पूछा जाता है ये अष्ट अध्याय किसकी किताब है। ठीक है, ये संस्कृत की किताब। आ जाइए, कह रहे हैं कि 500 कबले मसीह तक पहुँचते पहुँचते संस्कृत दम तोड़ने लगी, क्योंकि पहले ही उन्होंने बताया था कि 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक, यानी 1000 तक, बीच में 1000 हुआ। और उसकी जगह एक नई जुबान प्राकृत, कल बताया था प्राकृत, यानी संस्कृत के बाद कौन सी जुबान वजूद में आई। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है क्या जवाब देंगे, कमेंट कीजिए। प्राकृत, संस्कृत के बाद कौन सी जुबान वजूद में आई, तो प्राकृत, याद कर लीजिए। ठीक है, जो संस्कृत की ही बदली हुई शक्ल थी। अब एक सवाल तो मैंने आपको बताया कि संस्कृत के बाद कौन सी जुबान आई, तो प्राकृत। दूसरा सवाल आपका यह आ जाएगा कि प्राकृत का वजूद या प्राकृत की जो तख्लीक हुई है वह किस जुबान से हुई है, तो संस्कृत से हुई है। 2 सवाल मैंने बना दिया आपको। एक ये कि प्राकृत का वजूद किस जुबान से हुई है, संस्कृत से, एक सवाल। दूसरा सवाल कि प्राकृत किस जुबान से निकली है, तो संस्कृत से निकली है। चलिए, इस अहद के एक हसास आलिम पाणिनि ने लिसानी तब्दीली के इस अमल को महसूस किया और उसी को रोकने के लिए उसने अष्टाध्यायी, ये किताब लिख लीजिए, इसके मुसन्निफ पाणिनि हैं। इस किताब को अपने कॉपी में जगह दीजिए। तख्लीक की और संस्कृत जुबान को कवायद के उसूलों में जकड़बंद कर दिया। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि हम शादी में गए, कोई भी बारात में जाते हैं तो हंसी मस्ती मजाक के साथ खाना खाते हैं, लेकिन वही किसी एकेडमिक माहौल में आप जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, तो क्या उस तरह आप हल्ला हंगामा के साथ खाना खाते हैं? नहीं। आपको देखता है कि वहाँ प्रोफेसर हैं, आपको लगता है वहाँ मेहमान हैं, आपको लगता है वहाँ शोबे सदर बैठे हुए हैं, हंगामा नहीं करो भाई, हम थोड़ा बाद में ही खा लेंगे। लेकिन शादी ब्याह में वो एक मस्ती और मजाक का माहौल होता है, तो दोनों में फ़र्क है। तो अब से पहले संस्कृत को कवायद में नहीं जकड़ा गया था, लेकिन पाणिनि ने कवायद की तख्लीक की और कवायद जो है कि जारी किया कि इसके ये तरीक़ेकार हैं, ये तरीक़ेकार हैं, ये तरीक़ेकार हैं। क्या कहा? उसूलों में जकड़ बंद कर दिया, यानी इसके कवायद लिखे। पाणिनि संस्कृत ज़ुबान का जय्यद आलिम है और माहिर सौतियात नीज़ कवायद दाँ गुजरा, जिसके शोहर आफाक तसनीफ़ अष्टाध्यायी, बार बार करो ताकि आपको याद हो जाए। इस ज़ुबान की एक नहायत जामे मुस्तनद और मुकम्मल कवायद है। अब सवाल आ जाएगा कि संस्कृत ज़ुबान की सबसे मुस्तनद और मुकम्मल या सबसे पहली किताब कौन सी है? संस्कृत कवायद की सबसे पहली किताब। और मैं आपको बता दूं, आज से पीछे के पिछले शायद पेपर में ये सवाल पूछा गया था, ड्रामा के बारे में, सवाल पूछा गया था। तो अगर ये सवाल फिर अगर ये बदल के पूछ लिया जाए कि संस्कृत कवायद की सबसे पहली और मुस्तनद किताब कौन सी है, तो कौन सी है बताइए, ज़रा कमेंट कीजिए। तो कमेंट कीजिए, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? कमेंट कीजिए, किसकी है ये भी कमेंट कीजिए, किसकी है ये भी कमेंट कीजिए, ये भी जानना जरूरी है। पाणिनि, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग सब जान गए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यह संस्कृत ज़ुबान की इंतहाई हैरत अंगेज़ लसानियाती तोज़ी भी है, जिससे कदीम हिंदुस्तान में तोज़ीही लसानियात यानी डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक के इर्तिक़ा का पता चलता है, और जिसका लोहा मगरबी दुनिया ने भी माना है। मुमताज़ अमरीकी माहिर लसानियात लेनार्ड ब्लोमफील्ड ने यहाँ तक कह दिया कि यह किताब ज़हन इंसानी का एक अजीम कारनामा है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ये ऐसे सवाल आते हैं जो आपको रेस में आगे करते हैं
किस किताब के बारे में कहा गया है? तो अष्ट अध्याय के बारे में कहा गया। देखिए मैं किस तरह सवाल बनाता हूँ, गौर से सुनिए। एक सवाल ये कि किस किताब के बारे में कहा गया है कि ज़हन इंसानी का एक अजीम कारनामा है। मिसाल में आपके पास अष्ट अध्याय, आब हयात, या दो किताब और लगा लीजिए आप, इंशा और तलफ़ुज़ और सबरस। कमेंट कीजिए किसके बारे में कहा गया है? अष्ट अध्याय के बारे में, एक सवाल। दूसरा सवाल यह आ जाएगा कि अष्ट अध्याय के बारे में किस माहिर लिसानियात का ये कौल है कि ये ज़हन इंसानी का एक अजीम कारनामा है। मैं बिल्कुल एक एक सवाल को, एक एक सत्र को रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, दिक्कत नहीं हो। और किसी किस्म की कोई भी दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा लिख लीजिए, आखिर में आपको मौका दूंगा, अब पूछिए। चलिए, ब्लूमफील्ड ने इस अम्र का भी एतराफ़ किया कि कदीम हिंदुस्तान में फ़िक्र आगही की वह शमा रोशन हुई जिसने ज़ुबान के बारे में यूरोप के ख़यालात में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि अष्ट अध्याय की शक्ल में यूरोप के सामने पहली बार किसी ज़ुबान के सबसे जामे, दुरुस्त और मुकम्मल तौज़ीह पेश की गई है। अगर ये कह दिया जाए कि दुनिया में सबसे पहली कवायद की किताब, पहली ज़ुबान, यानी पहली ज़ुबान नहीं, पहली कवायद की किताब कौन सी है? किसी भी ज़ुबान की पहला कवायदी किताब कौन सी है बताइए? आवाज़ पहुंच रही है ना मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं है? अष्ट अध्याय बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। चलिए, ये कहा गया है। चलिए, पाणिनि को दुनिया का पहला अजीम माहिर सौतियात भी कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिए आप। दुनिया का पहला माहिर सौतियात किसको कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है, लिख लीजिए। इसका ताल्लुक पाकिस्तान के मौजूदा शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में वाक़ एक मकाम शलातुरा से है, शलातुरा से था। उसका ज़माना लगभग 500 कबल मसीह का है। आज से तकरीबन 2500 कबल पाणिनि ने अष्ट अध्याय में संस्कृत के लिसानियाती मसाइल पर जिस तअम्मुक और गहरे गौर व फिक्र से काम लिया, उसकी कोई और मिसाल मशरिक़ व मगरिब में नहीं मिलती। मैंने 5-6 सवाल आपको बताया अभी। नंबर 1 सवाल अगर ये आ जाए कि दुनिया में सबसे पहले किस ज़ुबान के कवायद लिखे गए? संस्कृत। दुनिया में लिखे गए कवायद की पहली किताब कौन सी है? अष्ट अध्याय। दुनिया का पहला माहिर लिसानियात कौन है? माहिर सौतियात, लिसानियात नहीं, माहिर सौतियात, लिसानियात भी कह सकते हैं, सौतियात पाणिनि। सब जान गए आप? चलिए आगे जी। अब अगर सवाल अंदर से बनता है, कभी कभी सवाल मुश्किल बनते हैं, यहाँ गौर कीजिए, पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। अष्टाध्यायी संस्कृत ज़ुबान की मंजूम कवायद है, ये आपको याद रहना चाहिए। चूँकि दावा और दलील पर जो सवाल आते हैं तो इसी तरह के आते हैं, खूब ध्यान सुन लीजिए। चूँकि हमें तो मालूम नहीं था, कल भी समझाया था 2 किताब की मिसाल देकर, और आज भी बता रहा हूँ, हमें तो मालूम नहीं था ना। हमने पढ़ लिया कि कवायद की किताब है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि वह किस ज़ुबान में लिखी गई है और तरीक़ेकार और उसलूब क्या है। इन्होंने साफ कह दिया कि ये मंजूम कवायद है, यानी नस्र में नहीं, नज़्म की सूरत में कवायद को लिखा गया है। अबवाब कितने हैं? 8। ये लिख लीजिए, छोटे छोटे नुक्ते हैं ना, ये वही सवाल आते हैं जो आपको और लोगों से आगे बढ़ाएंगे। लिख लीजिए, अष्ट अध्याय पाणिनि की किताब है, मंजूम तरीके से लिखी गई है, जो 8 अबवाब पर मुश्तमिल है। चलिए, इसमें तकरीबन 4000 सूत्र यानी शोरा सुतूर पाए जाते हैं, या शेरी सुतूर पढ़ लीजिए, शोरा नहीं, वो शेरा है। इन्नहु हुवा रब्बुश शेरा, कुरान में ये शेरी सुतूर पाए जाते हैं, शेर है ना, शेरी सुतूर पाए जाते हैं। इन सूत्रों की मदद से पाणिनि ने संस्कृत ज़ुबान की निहायत जामे और मुकम्मल तौज़ीह बयान की है और उसकी साख्त का इंतहाई बारीक बीनी से तज्ज़िया पेश किया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाणिनि के अहद तक इस ज़ुबान का नाम संस्कृत नहीं पड़ा था, ये भी जान लीजिए। पाणिनि ने अपनी ज़ुबान को भाषा कहा, ये लिख लीजिए। किसने अपनी ज़ुबान को भाका कहा? ये भी सवाल आया हुआ है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, मसनवी में मिल, ये सवाल का जवाब मसनवी में मिलेगा। भाका, यहाँ लिखा किसने अपनी ज़ुबान को भाषा कहा? पाणिनि ने।
यही सवाल मैं बाद में कराऊंगा तो आपको लगेगा कहाँ से पूछ लिया, परेशान हो जाएंगे, गूगल सर्च करेंगे नहीं मिलेगा, याद रख लीजिएगा। सवाल अगर आ जाएगा कि अष्ट अध्याय संस्कृत जुबान की पहली कवायदी किताब है, ठीक है, और दूसरा दलील में ये आ जाएगा कि पाणिनि के हद तक संस्कृत का नाम संस्कृत नहीं पड़ा था। तो बताइए कौन सही कौन गलत? दोनों सही। यहाँ पे नहीं पढ़ा ना अभी, इस लाइन में देखिए कि इस जबान का नाम संस्कृत नहीं पड़ा था पाणिनि के ज़माने तक। चलिए आगे। और पाणिनि ने अपनी जुबान को क्या नाम दिया था? भाषा। लफ्ज़ संस्कृत के माना शुस्ता और शाइस्ता और नफीस यानी रिफाइंड के हैं। शुस्ता और साफ जुबान के हैं। संस्कृत किसको कहते हैं? ऐसी जुबान जो सादा हो, शगुफ्तगी से पुर हो और अपने और अपनी तरफ खिंचाव रखती हो। और इसमें ख़ास के तौर पर ज़ुबान के माना में बहुत बाद में इस्तेमाल हुआ, यानी शुरू में नहीं हुआ था, याद रखना है। चूँकि मैं फिर से बता रहा हूँ, एक सवाल बना रहा हूँ, आप गौर से सुनिए। संस्कृत हिंदुस्तान के सबसे पहली ज़ुबान है क्योंकि संस्कृत शुस्ता और शाइस्ता ज़ुबान का नाम है। दावा सही, दलील सही, या दलील दावा के मुताबिक सही है या नहीं? चलिए बताइए, खूब सोच लीजिए। दावा कि हिंदुस्तान के सबसे कदीम ज़ुबान संस्कृत, दलील कि संस्कृत नाम है शुस्ता और शाइस्ता ज़ुबान का, और तौज़ीह में ये है क्योंकि न क्यों को छोड़ दिए, तौज़ीह में ये है कि दलील जो है दावा के मुताबिकत करती है। चलिए बताइए, समझ में आ गया सवाल या नहीं समझ में आया? मैं फिर से पूछ लेता हूँ। मैंने कहा कि दावा ये है कि हिंदुस्तान के सबसे कदीम ज़ुबान संस्कृत है, ठीक। दलील ये है कि दलील में ये दिया गया है कि संस्कृत नाम है शाइस्ता और नफीस ज़ुबान का, दलील भी हो गया। तौज़ीह में ये है, क्यों? तौज़ीह में ये है कि जो दलील है ना वह दावा के मुताबिकत रखती है। जवाब नहीं आया एक आदमी का भी। दावा और दलील तो सही है लेकिन मुताबिकत सही नहीं है, मुताबिकत सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि शुस्ता और शाइस्ता और नफीस ज़ुबान नहीं रखती है, मुताबिकत नहीं रखती है। देखिए, शुस्ता और शाइस्ता ज़ुबान होने की वजह से किसी ज़ुबान को हम अव्वलियत नहीं करार दे सकते ना। ये बात दुरुस्त है कि संस्कृत शुस्ता और शाइस्ता ज़ुबान है, और ये भी दुरुस्त है कि हिंदुस्तान के सबसे कदीम ज़ुबान है, लेकिन सुस्ता और शाइस्ता और नफीस ज़ुबान होने की वजह से हम किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और वलीयत का दर्जा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे आ जाइए। अब इसको पढ़ लेंगे। चलिए आप में से कोई एक आदमी पढ़िए, इसको रीडिंग कीजिए। रेशमा चलिए पढ़िए, पढ़ सकती हैं यहाँ से? एक आदमी कोई पढ़िए, चूँकि मेरा ये तरीका है कि पढ़वाता हूँ मैं, बीच में से पढ़वाना ज़रूरी है। पढ़ सकती हैं आप? कमेंट कीजिए जल्दी से, वरना किसी और को मैं बोलूँ। कौन पढ़ेगा आप में से? कमेंट कीजिए, पहले कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। ये सीखना है। मैंने आपको पहले ही दिन समझाया था, जब सिलेबस समझाया था, कि आपको इस पर नहीं जाना है कि आपको रटना है, क्योंकि रटने वाली क्लास नहीं है। मैंने पहले ही दिन कहा, जिसको पूरी किताब पढ़नी हो, सिलेबस समझना हो, यूजीसी को, वह इस क्लास को ज्वाइन करेगा। पीडीएफ वाला ज्वाइन बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम आपको रोज़ रोज़ पीडीएफ बना के भेजते रहेंगे और आपने बस इम्तिहान पास कर लिया, आप सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग ज्वाइन करें जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो टाइम देना चाहते हैं। हम आखिर में आपको 10 साल के पेपर खुद ही कराएंगे, आपको अलग से कोई पेपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन पढ़ेगा आप में से? कमेंट कीजिए कोई भी। हाँ पढ़िए पढ़िए। हम्म,
बस, बहुत अच्छा। माइक बंद कर लीजिए अब। ठीक है, अच्छा पढ़ा आपने, हिम्मत की, पढ़ा आपने अच्छा। अब मुझे मैं चला के आप पढ़ लेंगी और पढ़ती हैं। ये क्या है, थोड़ी हिचकिचाहट थी जिस तलफ़ुज़ में आगे पीछे हो गया है, हमसे भी हो जाता है, सबसे होता है। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, इसको बरकरार रखिए। कभी भी महफिल में पढ़ने का मौका मिले तो पहले पढ़िए। इससे होगा क्या, जब लेक्चरार बन जाएंगी या बन जाएंगे, कहीं मौका मिलेगा तो गलत या सही तो बात का मसला है ना, हिम्मत आएगी बोलने की। सिर्फ मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे क्लास में एक लड़की है, मिसाल दे सकता हूँ, नाम तो नहीं बताऊँगा। उसके अंदर ये खूबी बहुत है, उसकी ये खूबी मुझे बहुत बेहद पसंद है कि लड़के पचासों बैठे रहे, अगर मौका मिलता है फ़ौरन खड़ा, सर मैं पढ़ना चाहती हूँ, चाहे लड़के उस पर कितनों ही क्यों नहीं हंसे। वो आज से 10 साल बाद ना इन सारे लड़कों को छोड़कर आगे निकल जाएगी। उसने हिम्मत की है ना। चूँकि ये जो मरहला है सीखने का है, हमसे भी गलती होती है बसा औकात में। तो आप में से पुराने जो जानते होंगे, कई मरतबा तलफ़ुज़ में मुझसे गलती हुई कि उन्होंने बराह रास्त के रिकॉर्ड में कहा कि सर जो है कि ये गलत हो रहा है। मैंने कहा बताइए, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया उसी वक्त। चलिए, यहाँ है ना, जगह की वजह आपकी ज़ुबान से निकल गई थी, वजह, ठीक है। ये शिराज़ा लफ्ज़ है, शिराज़ा बिखरने लगा, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, हमने क्या पढ़ा था कि पाणिनि के हाथ तक पहुँचते पहुँचते संस्कृत ज़ुबान का शिराज़ा बिखरने लगा। क्योंकि पाणिनि का हाथ क्या है, 500 कबले मसीह, और संस्कृत कब से चल रहा था, 1500 कबले मसीह से। चलिए, अच्छा, उसके बाद यानी संस्कृत के बाद जो ज़ुबान वजूद में आई, मैंने आपको अभी लिखवाया था प्राकृत, बहुत अच्छे से समझाया था, इसको आपको लिख लेना है, प्राकृत। और एक सवाल ये भी आ जाए, फितरी ज़ुबान, किस ज़ुबान को फितरी ज़ुबान का नाम दिया गया है, प्राकृत को। प्राकृत किस ज़ुबान से निकली है, संस्कृत से, वही बताया था। सब लिख लीजिए आप लोग, जहाँ जहाँ बता रहा हूँ, ऊपर बताया था, नीचे आ रहा है, आगे आ जाइए। अब यहाँ से एक नया सोचा छोड़ा इन्होंने, कहा कि इसके बाद यानी किसके बाद, प्राकृत के बाद कौन सी जुबान आई, अपभ्रंशों का, अपभ्रंशों का। ये लफ्ज़ क्या है, वो एक दिन बताया था, उस्ता है, वस्ती नहीं है। लफ्ज़ क्या है, उस्ता, फ़ोला के वज़न पर। अरबी में एक कायदा है, फ़ोला उलिया, उसी से उस्ता, ठीक है। टाइम नहीं रहता है, मुझे वो बनाने नहीं आता, वरना मैं तो कुछ कवायद जो हैं अरबी के और फ़ारसी के पढ़ा दूँ तो आपकी उर्दू बेहतरीन हो जाएगी। कुछ सेगे हैं जिसको याद करने होते हैं, तो उससे ना आपको और जो आपके दोस्त हैं उस बहुत आगे लेके चले जाएंगे, वो कवायद आपको बहुत आगे लेके चला जाएगा, जिससे आपको उर्दू पढ़ने में दिखे। जैसे एक लफ्ज़ इसी का है, उस्ता। आम तौर से लोग वस्ती पढ़ते हैं, जो कि नहायत भोंडी गलती है। इसके लिए एक वज़न है अरबी में, फ़ोला, उस्ता, उलिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, उस्ता हिंदारियाई, वस्ती, वस्ती, वस्ती कोई वज़न नहीं है ना। अच्छा हाँ, मैंने एक अम्ल कहा था ना, ये आपने, अम्ल नहीं, अमल है, अमल है, ये अमल को न रोक सका, अम्ल नहीं। हाँ, कुछ कवायद ऐसे, जैसे मतन, मतन नहीं, मतन, धीरे धीरे हम सिखा देंगे आप लोगों को। चलिए, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। आप उस्ता हिंदारियाई, वो कदीम पढ़ लिए, उस्ता है, फिर जदीद पढ़ेंगे। हिंद आर्याई के इर्तिका का दूसरा दौर उस्ता हिंद आर्याई कहलाया। अच्छा, ये सवाल अगर आ जाए आसान सवाल में, कभी कभी आसान सवाल दिया जाता है, ये हिंद आर्याई का दूसरा दौर का नाम क्या है, बताइए, कमेंट कीजिए सब लोग। ये दौर 500 कबल मसीह ता 1000 सन्ने ईस्वी कायम रहता है। इस दौर में प्राकृतें फलती फूलती और परवान चढ़ती हैं। अब एक सवाल ये भी है कि प्राकृत का जो दौर है वह कौन सा दौर है, ये भी कमेंट कीजिए आप लोग। प्राकृत का जो दौर है वो कौन सा दौर है, जदीद, कदीम, उस्ता, कौन सा दौर है, उस्ता हिंद आर्याई। संस्कृत के जवाल के बाद 500 कबल मसीह से प्राकृतों का ज़ुहूर होता है। सिर्फ एक दो लोग कमेंट करते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं करते, इसी तरह पीछे हो जाते हैं ना। अभी तो शुरुआती क्लास है, अब ये दो दो तीन चार लोग करते हैं ना, वो करते रहते हैं पूरी क्लास में, और जो बाकी लोग सोचते हैं अब हम करेंगे करेंगे तो नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हिस्सा लें। प्राकृत दर हकीकत एक ऐसी ज़ुबान थी जो संस्कृत ज़ुबान में तब्दीली के नतीजे में फितरी तौर पर ज़हूर पजीर हुई। यह एक सहल और सादा ज़ुबान थी, इसीलिए अवाम में उसे बेहद मकबूलियत हासिल हुई, और ये बहुत जल्द सर नोट कहाँ, आखिर में पूछिएगा, अब अभी सुनिए।
अभी बोला ना, PDF और नोट के चक्कर में नहीं पढ़ना। अभी हम किताब को असल मतन और असल किताब से पढ़ा रहे हैं। जो लिखवा रहे हैं उसको लिखिए। आप अगर यहाँ रह के पढ़ लिए 5 महीने, तो आपकी अपनी किताब तैयार हो जाएगी, अपना नोट तैयार हो जाएगा। और मुस्तनद, ये नहीं कि कहीं किसी का भी PDF देखा आपने नोट कर लिया है, आप किताब से नोट कर रहे हैं ना। चलिए, इसीलिए कह रहे हैं कि अवाम में उसे बेहद मकबूलियत हासिल हुई और ये बहुत जल्द आम बोलचाल की ज़ुबान बन गई, जबकि संस्कृत ख़ास और तबक़े अशराफ की ज़ुबान बन चुकी थी। अब एक सवाल आ जाएगा जो मिलाने के लिए कॉलम होता है, इस तरह तो लिख दिया जाएगा संस्कृत, मिसाल के तौर पर ये सीन से संस्कृत, और इसमें कौन सी ज़ुबान, प्राकृत, पे से प्राकृत, यहाँ लिख देते हैं ख़ास, कुछ समझिएगा, यहाँ लिख देते हैं आम। और मिलाने के लिए दे दिया जाए कि मिलाइए कौन सी ज़ुबान ख़ास है और कौन सी ज़ुबान आम है। तो प्राकृत आम बोली थी, तो ज़्यादा लोगों ने इसको बोला, समझा, उसकी मकबूलियत ज़्यादा बढ़ी। और संस्कृत को जब पाणिनि ने कवायद मुरतब कर दिए तो वो जकड़बंदी के शिकार हो गई। ठीक है, तो तबक़े अशराफ यानी पढ़े लिखे लोग बोलने लगे, तो कम लोग बोलने लगे। ये आपको याद रख लेना है। कह रहे हैं कि संस्कृत को मजहबी तकद्दुस भी हासिल हो गया था और ये आम लोगों से ज़्यादा पंडितों और परोहतों के तसरुफ़ में आ चुकी थी, यानी जो उसके मजहबी जो लोग थे, मजहबी आलिम थे, उसको ज़्यादा जानने लगे थे। अलावा अजीम, यानी इसके अलावा समाज के आला तबके के इस पर इजारादारी भी कायम हो चुकी थी। इजारादारी मतलब, इजारादारी किसको कहते हैं, चलिए बताइए। डिक्टेटरशिप जानते हैं, ज़बरदस्ती, कि हम ही लोग सिर्फ राजा बन सकते हैं, बाकी लोग नहीं बन सकते हैं। तो हमारे यहाँ इजारादारी की गुंजाइश नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है। अरब में ऐसा होता है कि उनके वारिस ही उस तख्त को संभालेंगे। चलिए, और समाज के दबे कुचले और निचले तबके के लोगों के लिए ममनू करार दिया गया था, यानी कि नीचे तबके के जो लोग हैं ये संस्कृत ज़ुबान नहीं बोलेंगे। इस बात का अंदाज़ा हमें उस दौर के संस्कृत ड्रामों से होता है जिनमें आला तबके और ऊंची ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले किरदार संस्कृत में कलाम करते हैं और नीची ज़ात के किरदार प्राकृत बोलते हैं। देख लिया आप लोगों ने। चलिए, ये बात काबिल ज़िक्र कि प्राकृत कोई अलहदा ज़ुबान न थी, बल्कि संस्कृत की ही बदली हुई शक्ल थी। ये भी याद रख लीजिएगा, प्राकृत कौन सी शक्ल थी, संस्कृत की बदली हुई शक्ल थी। बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि ये संस्कृत की ही कोख से पैदा हुई थी। लिसानियात का यहाँ, अच्छा फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि संस्कृत की कोख से पैदा होने वाली ज़ुबान का नाम बताएं। कमेंट कीजिए तो, संस्कृत की कोख से पैदा होने वाली ज़ुबान का नाम बताइए। प्राकृत, कमेंट, सब लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, ठीक है। लिसानियात का यहाँ उसूल है कि जब एक ज़ुबान मरने लगती है तो उसके बतन से दूसरी ज़ुबान पैदा हो जाती है, जो उसी के मुतगय्यर शक्ल होती है। ये ज़ुबान मुद्दत मदीद, ये उर्दू का एक इस्तेमाल है या एक इस्तिलाह है, उर्दू की एक इस्तिलाह है, मुद्दत मदीद, मुरूर ज़माना, तवील मुद्दत के बाद, कहते हैं ना मुद्दत मदीद के बाद आपकी दीदार नसीब हुई। किसी से किसी के दिली लगाव है और 10 साल बाद, आज मेरा एक साथी, मैं बता रहा हूँ, 15 साल बाद, वो 2-3-4 दिन पहले फेसबुक पर मैसेज किया था और मैंने आज उसको वीडियो कॉल किया फेसबुक से, तो कह रहा था कि आज आपको याद आई है। 15 साल पहले आपको मैंने देखा है और आज आप मैसेज कर रहे हो, तो हम कैसे पहचानेंगे आप कौन हो। इतना 15 साल एक वक्फा है ना। ज़िंदगी को अगर 60 साल में तकसीम करते हैं तो 1/3 के बाद आप मैसेज कर रहे हो। 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो ये मसला है। मुद्दत मदीद तवील ज़माने के लिए बोला जाता है, इसको लिख लीजिए। कभी भी आप लिखना चाह रहे हैं इबारत वगैरह तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरूर ज़माना, मुद्दत मदीद। फिर ये भी मुर्दा हो जाती है और उसकी जगह एक नई ज़ुबान मारज़ वजूद में आती है। ज़ुबानों के इर्तिक़ा और फ़ना के सिलसिला यूँ ही जारी रहता है। ये एक बदीही हकीकत, बदीही मतलब फितरी हकीकत है। तलफ़ुज़ भी आपको जानना है, उर्दू भी सीखना है इसमें, कि मारज़ वजूद यानी वजूद में आई, बोल चाल में आई। बदीही हकीकत फितरी हकीकत है कि कोई भी ज़ुबान अज़ खुद पैदा नहीं होती। जाहिर सी बात है। ये एक गिलास पानी है और इसको मैंने अपने लिए बनाया है, कुछ कुछ डाला है इसमें, ऐसे थोड़ी है कि ऐसा ही आ गया, नहीं।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि कोई भी ज़ुबान जो है खुद से पैदा नहीं होती है, बल्कि हर ज़ुबान का कोई ना कोई माखज़ या मंबा ज़रूर होता है जिससे ये इर्तिक़ा पाकर अपना वजूद पाती है। प्राकृत का माखज़ व मंबा भी यही संस्कृत ज़ुबान है। अब जान गए ना आप लोग। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जब संस्कृत ज़ुबान के तलफ़ुज़ कवायद और नहवी ढांचे में काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ रोनुमा हो गईं तो ये ज़ुबान बिल्कुल बदल गई। संस्कृत की यही बदली हुई शक्ल प्राकृत कहलाई। यानी संस्कृत की बदली हुई शक्ल का दूसरा नाम क्या है? प्राकृत। चूँकि 10-15 मरतबा मैंने आपको बता दिया, 10-15 मरतबा दोहरा दिया, अब भूलना नहीं चाहिए आपको। संस्कृत ज़ुबान में तब्दीली का ये अमल लिसानियात की मुख्तलिफ सतहों पर देखा जा सकता है। मसलन तलफ़ुज़ या सौतियात की सतह पर इस ज़ुबान में सबसे बड़ी तब्दीली ये वाक़ई हुई कि उसके मुसम्मती खोशे टूट कर मुशद्दद बन गए। इस तब्दीली को सौती इदगाम कहते हैं। प्राकृत में सौती इदगाम की मिसालें बकसरत पाई जाती हैं। मैं बता रहा हूँ आपको इदगाम क्या होता है, जिनमें मुसम्मती खोशे का एक मुसम्मता टूट कर दूसरे मुसम्मते के साथ मुदगम हो जाता है। उसकी चंद मिसालें। अच्छा, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है। मैं आपको कहाँ दिखाऊं? मेरा नाम ये जो है ना यहाँ देखिएगा आप लोग, ज़फ़र। इसको अरबी में लिखेंगे तो यहाँ तशदीद देंगे, लेकिन जब हम इसको हम अंग्रेज़ी में लिखते हैं ना तो डबल एफ़ लिखते हैं। बताइए इसमें कौन सा कायदा लाया गया है? जब हम अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो 2 मरतबा हमको एफ़ लिखना पड़ता है, और उर्दू में लिखते हैं तो बगैर तशदीद का भी लिख देते हैं, लेकिन अरबी में लिखते हैं तो तशदीद देते हैं। वो तो तशदीद दिए हैं। कायदा क्या है? इदगाम। इदगाम कहते हैं एक दूसरे से जोड़ देने को। माइक बंद कीजिए। इदगाम कहते हैं एक दूसरे से जोड़ देने को। जैसे यहाँ पुत्र लफ्ज़ है ना, इसी को क्या करिए? पुत्र 2 मरतबा, देखिए तशदीद दिया है यहाँ, इसी का नाम इदगाम है। तो ये पूरे मिसाल दिया है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, या जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको किताब मिल गई है तो वो देख भी लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए, ये कुछ मिसाल भी दिया इन्होंने यहाँ से, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ एक लफ्ज़ देख लीजिए। यहाँ देखिए, मिसल है कि जोगी हुए किसकी मैयत। मैयत 2 मरतबा होता है ना, या मीत तो नहीं पढ़ सकते उसको, मैयत नहीं कर सकते, मैयत बोलते हैं ना। मैयत या 2 मरतबा है, इसी को इदगाम किया गया है, ठीक है। आगे आइए। कार्य एक उस्ता हिंद आर्याई दौर में जो 1500 साल यानी 500 कबल मसीह ता 1000 सन्ने ईस्वी तक कायम रहता है। यानी उस्ता हिंद आर्याई का जो दौर बताया क्या है? कमेंट कीजिए एक मरतबा। 500 कबल मसीह ता 1000 सन्ने ईस्वी। कमेंट कीजिए एक मरतबा। प्राकृतों की 3 शक्लें इर्तिका पजीर होती हैं। पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। यानी इस दौर में कितनी प्राकृतें वजूद में आती हैं? 3। चलिए हम देख लेते हैं कि ये 3 हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। इतना रहने दें आज के लिए। चलिए रहने देते हैं इतना, आप लोग घबरा जाओगे। अब प्राकृत की जो 3 किस्में चलती हैं कल पढ़ेंगे। अब बताइए किसी का कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो, अब पूछ लीजिए। चलिए, अब आपके पास मौका है, अब अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, चलिए लिख रहे हैं। कम से कम एक चीज़ में तो आपने हिस्सा लिया ना। मेरा काम है कहना। बहुत सारे लोग आप में से उस वक्त क्या करते हैं कि कमेंट कर देते हैं, बहुत सारे लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और कोई सवाल? कोर्स का फ़ीस कितना है सर? कोर्स का फ़ीस मैंने इन नए बच्चों के लिए कोर्स का मुकम्मल फ़ीस है 1500 रुपया, जिसमें आपको 10 साल के पेपर मिलेंगे आखिर में, जो हल कराए जाएंगे क्लास में आपके साथ। यानी आप भी हल करोगे, मैं भी हल करूँगा साथ में। वो अभी नहीं मिलेंगे। बाकी आपको पूरे मतन के साथ इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहती है कि आप को पूरी किताब दिखाई जाए कि किस